हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10th की है। आज का टॉपिक है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। इससे पहले आप वैश्वीकरण के बारे में 2 वर्कशीट्स ऑलरेडी कर चुके हो, जिनमें से आपने वर्कशीट्स में जाना कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्यों होता है और इसकी वजह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए आज की हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। ये इसलिए बोला क्योंकि आपने अभी तक वैश्वीकरण के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होगी कि वैश्वीकरण क्यों होता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच और अधिक प्रतिस्पर्धा से दोनों के लिए विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उत्पादकों को लाभ हुआ है। इससे आपको पता है कि जितने धनी लोग हैं उनको ज़्यादा लाभ हुआ है, जबकि जो निचले वर्ग के लोग हैं उनमें इतना प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ गया है कि वो लोग इससे उभर नहीं पा रहे हैं। इन उत्पादकों के सामने अब पहले से अधिक विकल्प हैं। विकल्प तो होंगे ही उपभोक्ताओं के पास, क्योंकि अब जितनी भी MNCs हैं वो अपना अपना प्रोडक्ट बना के बेचने की कोशिश में हैं। वे कई उत्पादकों के लिए बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों का आनंद लेते हैं। अब इससे क्या होता है, क्योंकि MNCs में कंपटीशन होता है तो इसकी जो लाभ है वो हमारे कस्टमर्स को यानी हमको मिलता है। अगर हम एक ही चीज़ को 2 दुकानों पे या 2 कंपनी में जाके देखते हैं तो उसकी गुणवत्ता और उसकी कीमतों में बहुत फ़र्क होता है। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि जो उत्पादक हैं, जो बनाते हैं, और जो श्रमिक हैं, जो मज़दूर हैं, उनके ऊपर लेकिन जो वैश्वीकरण है उसका एक समान प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हर एक के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव होता है। तो इसको जानने के लिए हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो है हमारा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा है कि शीर्ष भारतीय कंपनियां जो हैं MNCs के अलावा उन पे क्या प्रभाव पड़ा। और तीसरा है हमारा कि जो छोटे भारतीय निर्माता हैं उनके ऊपर ये वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम पहले MNC का पता कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि उद्योगों में सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड या बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश करते हैं। MNC है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में या जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनमें अपने पैसा निवेश करती हैं। उपरोक्त उद्योगों में नई नौकरियों का सृजन होता है। तो इनसे क्या होता है, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी, उसके लिए नौकरियों का सृजन होता है। उन उद्योगों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध होती हैं। क्योंकि ये MNC हैं तो इनमें क्या होता है कि इनका जो कच्चा माल जो भी कंपनियां देती हैं वो भी फिर फल फूल रही होती हैं। जबकि जो भारतीय की शीर्ष कंपनियां हैं उनको देखें तो उन्होंने नई तकनीक और उत्पादन के तरीकों में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को बढ़ावा दिया। अब ये क्या करते हैं, नई तकनीकों में निवेश करते हैं। इससे उनके जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट होता है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफल सहयोग प्राप्त किया। कुछ क्या करती हैं कि बाकी जो विदेशी कंपनियां हैं उनके साथ हाथ मिला लेती है, जैसे आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। वो उनसे पार्टनरशिप कर लेती हैं और फिर अपने जो कंपनियां उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ बड़े भारतीय कंपनियां खुद बहुराष्ट्रीय बन गई हैं। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, ये वो कंपनियां हैं जो पहले छोटी कंपनियां थी लेकिन अब ये भी MNC के रूप में आ गई, क्योंकि इन्होंने भी अपना विस्तार कर लिया है। नेक्स्ट है IT जैसे उद्योगों से सेवा प्रदान करने के नए अवसर। अब इसमें क्या करते हैं, वो जो IT होता है उससे वो अपनी सेवाएं लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं छोटे भारतीय निर्माताओं की। तो जो बहुत से छोटे निर्माताओं ने वैश्वीकरण के कुछ चुनौतियां पेश की हैं। छोटे निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा के कारण कड़ी टक्कर मिली है। बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पादन, तेल इसके उदाहरण हैं।
जो छोटे हैं उनको ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो छोटा छोटा सामान बेचते हैं। ज़रूरत का तो है लेकिन वो सामान छोटा बेचते हैं। इनमें से कई इकाइयों ने कई श्रमिकों को रोज़गार देने के लिए बंद कर दिया, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई तो इसी वजह से उनको रोज़गार देना बंद कर दिया। इन अधिकतर श्रमिकों को लचीले ढंग से रोज़गार देना पसंद करते हैं, जिसमें नौकरी का नुकसान नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, जिसमें नौकरी का नुकसान तो नहीं होता लेकिन उनका जो काम है वो पूरा पूरा हो जाता है। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ा था इनके बीच क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कंपनियां हैं वो बाहर की कंपनियों को भारत में शामिल करने के लिए और क्या क्या कदम उठाती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो है ये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करती हैं। पहले तो वो फैक्ट्री के लिए एरिया डिसाइड करती हैं, जिसे वो विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। जब हम किसी भी क्षेत्र के लिए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको हम SEZ के रूप में लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका फ़ायदा ये कि इसमें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडार, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं जैसे विश्व स्तरीय सुविधाएं होती है। SEZ जोन जो होगा वहाँ पे ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। SEZ में उत्पादन इकाई करने वाली कंपनियों की शुरुआत 5 वर्षों के लिए कर का भुगतान नहीं करना पड़ता, और इसमें सबसे बड़ा बात ये होती है कि जो भी कंपनी SEZ में आएगी उसको 5 साल तक टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो बिना टैक्स के हमें उनको बहुत फ़ायदा होता है। श्रम कानूनों में लचीलापन, जो मज़दूर होते हैं उनके जो कानून होते हैं उनमें बहुत लचीलापन होता है, मतलब वो लीनियंसी बरतते हैं उनको लेके। श्रमिकों को नियमित रूप से काम पर रखने की बजाय काम के तीव्र दबाव होने पर कंपनी छोटी अवधि के लिए लचीले ढंग से काम पर रखती है। वो क्या करती है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे श्रमिकों को रखती है कि जब तक काम है तब तक वो उससे अच्छे से मजबूती से काम लेती है, उसके बाद वो उनको छोड़ देती है। यह कंपनियों के लिए श्रम की लागत को कम करने के लिए किया जाता है, ताकि एक बार में फटाफट काम हो जाए और उनको ज़्यादा देर तक श्रम की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और भी अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। फिर भी उनको ये लगता है कि नहीं, ये कम है, हमें और भी लचीलापन चाहिए। इस प्रकार सभी को वैश्वीकरण में लाभ नहीं हुआ। तो आपने देखा, इस प्रकार सभी को वैश्वीकरण में लाभ नहीं हुआ। सवाल यह है कि सभी के लिए अवसर प्रदान करने के लिए वैश्वीकरण को और अधिक निष्पक्ष कैसे बनाया जाए और इसके लाभों को बेहतर तरीके से साझा किया जाए। इसके लिए सरकार की नीतियों को न केवल अमीर और शक्तिशाली बल्कि देश के सभी लोगों के हित में रक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रम कानून ठीक से लागू हों, श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। यदि आवश्यकता हो तो सरकार व्यापार और निवेश बाधाओं का उपयोग कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि हमें पता है कि वैश्वीकरण से सभी को एक समान लाभ नहीं हो रहा है, तो सरकार इसके लिए कुछ कदम उठा सकती है, जिसके लिए वो नीतियाँ बनाकर जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए लचीलापन लेके आए। यह उचित नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों के संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान और प्रतिनिधित्व ने व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया। इसमें प्रदर्शित किया गया है कि लोग निष्पक्ष वैश्वीकरण के संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आप इसको पढ़ के देख सकते हो कि किस तरीके से हम वैश्वीकरण को सभी तक पहुंचा सकते हैं और इससे सभी को लाभ हो सकता है। अब चलिए क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ से आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपका
कि वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध नहीं हुआ है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर में दे सकते हैं। इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं और आप चाहो तो ये जो मैंने दे रखा है यहाँ से भी लिख सकते हैं। यह सही है कि वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध नहीं हुआ है। इसमें ग्राहकों और बड़ी कंपनियों को लाभ हुआ है, जबकि निम्न समूहों को, जैसा कि आपने अभी पढ़ा था, को इसमें नुकसान उठाना पड़ा है। पहला तो है कि श्रमिकों के वेतन में कमी आई, जबकि काम के घंटे बढ़ा दिए गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। दूसरा है कि छोटे उद्यमी को भी एमएनसी के आने से बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जितना भी काम है वो सारी एमएनसी कर रही हैं और वो क्या करती हैं कि सस्ते दामों पे उन चीज़ों को बेच देती हैं। इससे जो छोटे उद्योग वाले हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं हुआ है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि SEZ क्या है? उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कैसे योगदान दिया? तो SEZ मैंने आपको बताया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। इसमें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडार, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि की विश्व स्तरीय सुविधाएं होती हैं। साथ साथ विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए SEZ में उत्पादन इकाई लगाने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 सालों के लिए टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता। ये है कि इसको आकर्षित कैसे किया जा सकता है, और SEZ जोन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, रमन एक जूता बनाने वाली कंपनी में एक स्थायी कर्मचारी के रूप में काम करता था। प्रतिस्पर्धा के कारण कारखाने बंद हो गए और उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। उन्होंने एक कंपनी द्वारा उनके पिछले वेतन के लगभग आधे पर काम पर रखा गया, जो अस्थायी आधार पर कम अवधि के लिए लचीले ढंग से श्रमिकों को काम पर रखता था। रमन और उनके साथ ही कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव हुआ? उन्होंने किस तरह का नुकसान हो सकता है? इसका आंसर चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे सकती हूँ कि इसमें और आप क्या क्या लिख सकते हो। जिसमें आप पहला लिख सकते हो कि रमन और उनके साथियों के कर्मचारियों की नौकरी अब स्थायी नहीं रही। दूसरा, उनको काम के अधिक घंटे करने पड़े, और तीसरा, उनको वेतन भी कम मिलने लगा। ये उनके लिए नुकसान ही था। चौथा क्वेश्चन है आपका, निष्पक्ष वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? इसका आंसर मैंने अभी वो बॉक्स में बताया था, आप ये भी लिख सकते हो। निष्पक्ष वैश्वीकरण का अर्थ है सबके लिए एक समान लाभ या फ़ायदा। निश्चित तौर पर निष्पक्ष वैश्वीकरण से विकासशील और विकसित देश, अमीर गरीब, बड़े उत्पादक तथा छोटे उत्पादक, ग्राहक और श्रमिकों के लिए एक समान लाभ मिला है, और हम काफ़ी हद तक आर्थिक समानता और न्याय सुनिश्चित कर पाए हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स लिख सकते हो। ये आपकी वर्कशीट थी। अब किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो वो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।